वेलकम बैक व्यूवर्स। लास्ट सेशन में हमने PHP माई एडमन को लर्न किया था। उस पे हमने देखा था कि PHP माई एडमन का जो डेटाबेस इंजन है उसमें हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ऑप्शंस को देखा था। एक्सपोर्ट की ऑप्शन से हमने देखा कि हम अपनी डेटाबेस को किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इंपोर्ट की ऑप्शन में हम PHP माई एडमन में किस तरह उसको ला सकते हैं एक्सपोर्ट करने के बाद। और यूजर अकाउंट्स के बारे में हमने लर्न किया था कि किस तरह PHP माई एडमन में यूजर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और उनको प्रिविलेजेस असाइन करते हैं डेटाबेस के ऊपर। सेकंड हमने लर्न किया था कि किस तरह हम अपने जो वेब पेज है उसका फ्रंट एंड इंटरफेस है उसको PHP माई एडमन के साथ कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके उसमें क्यूरी के जरिए टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं, डेटाबेस की तरह सेलेक्ट करते हैं और उसमें रिकॉर्ड किस तरह इंसर्ट करते हैं। तो ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे। तो हमारा आज का जो सेशन है इसमें हम लर्न करेंगे कि हम डेटाबेस में जो डेटाबेस के टेबल में स्टोर हुआ है उस डाटे को रिट्रीव करके किस तरह लाएंगे, फेच करके किस तरह लाएंगे वेब पेज पे, और उसको वेब पेज पे हम प्रिंट किस तरह करेंगे। तो इस पर्पस के लिए जो क्यूरी यूज होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेशन डेटाबेस का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब भी कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो उससे पहले मेक श्योर कर लें कि आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है, और आपने प्रॉपरली डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट की हुई है। तो ये हम इस किस तरह डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं और उसमें किस तरह कोई भी पार्टिकुलर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद डेटाबेस किस तरह सेलेक्ट करते हैं और उसमें रिकॉर्ड किस तरह इंसर्ट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हमारा आज का सेशन है कि हम डेटाबेस से डाटा किस तरह रिट्रीव कराएंगे। तो इस पर्पस के लिए हमारे पास सिलेक्ट की क्यूरी यूज होती है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमारे टेबल का नेम जो डेटाबेस का था लास्ट सेशन में एग्जाम्पल नेम था और डेटाबेस का जो नेम था वो टेस्ट डेटाबेस था। ठीक है, तो इस केस में एग्जाम्पल के टेबल में से तमाम फील्ड्स का डाटा फेच करके लाओ। तो स्टैटिक जो आपके पास था ये वाइल्ड कार्ड करेक्टर है। ठीक है, तो हमारा जो टेबल था एग्जाम्पल का लास्ट सेशन में उसमें आईडी की फील्ड थी, नेम की फील्ड थी और एज की फील्ड थी। ठीक है, तो इन फील्ड्स का डाटा हम फेच करके लाना चाहते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एग्जाम्पल की क्यूरी ने एग्जाम्पल के टेबल में से तमाम फील्ड का डाटा फेच करके लाया और डॉलर रिजल्ट के नेम का PHP का वेरिएबल है इसमें ला के स्टोर कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद और डाई माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर एरर की स्टेटमेंट है कि अगर ये फेच नहीं कर पाता तो इसके जो अप्रोप्रिएट एरर है उसको प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे लर्न करने का, अगर आपने टेबल की तमाम फील्ड्स का डाटा फेच करके लाना है तो फिर तो आप स्टैटिक यूज करें। लेकिन अगर आपने टेबल की सिलेक्टेड फील्ड्स का डाटा फेच करके लाना है तो यहाँ पे आपने फील्ड्स के नेम फिर स्पेसिफाई कर देने हैं। तो हमारी एक केस में लेट से आईडी, नेम और एज की तीन फील्ड्स थी। तो मैं नेम और एज की फील्ड का डाटा जस्ट फेच करके लाना चाहता हूँ, तमाम फील्ड्स का नहीं लाना चाहता। तो यहाँ पे स्टैटिक की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, सिलेक्ट स्पेस नेम कोमा एज फ्रॉम एग्जाम्पल। तो इस केस में फिर नेम और एज की फील्ड का डाटा फेच करके लाएगा। तो अब ये जो डाटा फेच करके लाता है इस डॉलर रिजल्ट के वेरिएबल में जो डाटा पड़ा हुआ है, तो ये तो लेट्स से अगर हमारे वहां पे टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं तो ये 5 के 5 फैच करके लाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है कि फर्स्ट रिकॉर्ड फैच करके लाना है, उसको प्रिंट करना है, फिर सेकंड रिकॉर्ड फैच करके लाना है, उसको प्रिंट करना है, एंड सो ऑन। यानी रो बाय रो का रिकॉर्ड को फैच करना है। तो इस डॉलर रिजल्ट के अंदर जो सारा रिकॉर्ड फेच हुआ पड़ा है, तो माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे का फंक्शन इस पर्पस के लिए यूज होता है। ये फंक्शन क्या करता है कि उस टेबल में से, उस वेरिएबल में से, इस केस में डॉलर रिजल्ट का जो PHP का वेरिएबल है इस वेरिएबल में से फर्स्ट रो फेच करके लाएगा। ठीक है, तो उसको फेच करके फर्स्ट रो का तमाम रिकॉर्ड इस वेरिएबल में, डॉलर रो है इस केस में PHP का वेरिएबल, इसमें फेच करके ला के स्टोर कर देगा।
तो उसके बाद हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो एको का फंक्शन यूज किया। यहाँ पे नेम का लेबल दिया, हार्ड कोडेड एक स्ट्रिंग है आपके पास, नेम कॉलन, नेम कॉलन डबल कोट्स में स्पेसिफाई किया, और डॉट का ऑपरेटर है जो कि ये दो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट कर रहा है। ठीक है, तो डॉलर रो इनटू नेम, ठीक है, एसोसिएटिव अरे है। डॉलर रो इस केस में हमारा वो वेरिएबल था जिसमें रो, कंप्लीट रो का रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, तो डॉलर रो इनटू नेम हमने स्पेसिफाई किया। तो ये नेम क्या है कि टेबल की फील्ड का जो नेम है, ठीक है। तो हमारे इस केस में नेम है उस फील्ड का नेम, तो डॉलर रो इनटू नेम, ये जो एसोसिएटिव अरे है, ये नेम की फील्ड में जो डाटा पड़ा होगा, ठीक है, उसको प्रिंट कर देगा। डॉलर रो के अंदर जो नेम फेच होकर आया फर्स्ट रिकॉर्ड का। इसी तरह एको का फंक्शन फिर यूज किया, एज कॉलन डबल कोट्स में, तो इस एज का प्रिंट करेगा एज इट इज हार्ड कोडेड, जो कि ये आउटपुट में आ रहा है। और डॉलर रो इनटू एज, तो टेबल की जिस फील्ड का नेम एज है, ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड की, तो ये उसका डाटा फेच करके लाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो इस केस में जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी स्क्रीन के ऊपर ये आउटपुट होगी। ठीक है, तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था कि हमारे टेबल में कुछ डमी डाटा पड़ा हुआ था, तो टिमी मेलोमैन हमने फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट किया था और उसकी एज 23 हमने इंसर्ट की क्यूरी में, तो ये उसको इंसर्ट कर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे अब इशू ये है कि लेट्स से अगर टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और हम उन 5 रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं 5 टाइम्स कॉल करूंगा। माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे का फंक्शन क्या है, 5 टाइम्स कॉल होगा। और फिर इसी तरह सेकंड के लिए ये कॉल होगा, जब मैं इसको सारे कोड को, 4 लाइंस का कोड है, इसको नीचे दोबारा प्रिंट करूंगा, कॉपी करके पेस्ट करूंगा, तो ये सेकंड रिकॉर्ड को फेच करेगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर दोबारा इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, थर्ड रिकॉर्ड फेच करेगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर मैं इसको यूज करूंगा एंड सो ऑन। तो बताने का मकसद ये है कि टेबल में जितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उतनी टाइम्स इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो अगर लेट से आपके टेबल में 1000 रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो 1000 टाइम इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। आप एक एक्टिविटी है, कुछ पीस ऑफ कोड है जिसको बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर्पस के लिए इसका सॉल्यूशन है कि आप इसका जो कोड है, ये 3 लाइंस का जो कोड है, ठीक है, तो इसको आप लूप में प्रिंट कर दें। फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, डू वाइल भी यूज कर सकते हैं, तो कोई भी लूप जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पीएचपी के लर्न किए थे उनमें से कोई भी लूप हम यूज कर सकते हैं। तो अब सेकंड केस देखते हैं कि यही एक्टिविटी हम लूप में किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट, सॉरी, ये उसी सेक्शन में है, लूप का सेक्शन। इसमें fetch array, जी, ये है। अच्छा, अब यहाँ पे माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी का फंक्शन हमने कॉल किया और उसको वो क्यूरी पास की, ठीक है। तो क्यूरी क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एग्जांपल, एग्जांपल के टेबल में से तमाम फील्ड का डाटा फेच करके लाओ। यहाँ तक ये क्यूरी नहीं है, ये जस्ट एक वैल्यू है जो इस पीएचपी के वेरिएबल में पड़ी है। तो ये क्यूरी कब बनेगी, जब आप इसको माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी के फंक्शन में पास करेंगे। तो आप यहाँ पे वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं और डायरेक्ट डबल कोट्स में क्यूरी भी लिख सकते हैं। प्रेफर्ड है कि आप क्यूरी को डायरेक्ट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें। तो ये हमने उसके एग्जांपल के टेबल की तमाम फील्ड्स का डाटा यहाँ पे फेच करके लाया, डॉलर रिजल्ट के वेरिएबल में रखा, और यहाँ पे हमने उसको लूप में प्लेस कर दिया। जो प्रीवियस 3 लाइंस का कोड था, एग्जैक्ट वही कोड है सारा 3 लाइंस का, ठीक है, तो लेकिन उसको लूप में पास कर दिया। तो इस केस में माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे का फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल होगा, तो इस टेबल में से फर्स्ट रो का डाटा फेच करके यहाँ पे ला के रखेगा, और नीचे हमने एको के फंक्शन को यूज करते हुए नेम और एज
फर्स्ट रिकॉर्ड जो फेच करके लाया उसको प्रिंट कर लिया, और उसके बाद ब्रेक प्लेस कर दी ताकि सेकंड रिकॉर्ड जब फेच करके लाए तो वो न्यू लाइन में फेच करके लेके जाए। यहाँ पे लूप का एंड हो गया, लूप की बॉडी का एंड हो गया। फिर दोबारा ये माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे का फंक्शन कॉल होगा, ये सेकंड रो को डाटा फेच करेगा, यहाँ पे उसको प्रिंट करेगा। फिर थर्ड रो का डाटा फेच करेगा, उसको प्रिंट करेगा। फोर्थ रो पे जाएगा तो वहां पे नल पड़ा होगा, ठीक है, जीरो पड़ा होगा, ठीक है, इन अदर वर्ड्स के फोर्थ रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस केस में डॉलर रो के वेरिएबल में जीरो रिटर्न होगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड भी आप कह सकते हैं। तो वाइल इनटू जीरो का मीनिंग है कि आपका लूप फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस केस में फिर लूप की बॉडी के बाद आने वाली स्टेटमेंट पे कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में लूप के बाद कोई लूप की बॉडी के क्लोज होने के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपका कोड एंड हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस केस में तीन रिकॉर्ड्स ये फेच करके लाएगा, क्योंकि टेबल में रिकॉर्ड्स ही तीन इंसर्ट किए थे लास्ट वाले सेशन में, तो इन तीनों को ये प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब ये रिकॉर्ड तो प्रिंट होकर आ गया, अगर अब इस टेबल में लेट से हम और रिकॉर्ड इंसर्ट करते, 20 और रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देते, तो ये लूप उन 20 रिकॉर्ड्स के लिए रन होता। लूप वाला इशू तो हमने सॉल्व कर लिया कि जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनके लिए ऑटोमेटिकली ये लूप रन होगा। अब सेकंड चीज ये है कि हम इस रिकॉर्ड को टेबुलर फॉर्म में प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं यूजर को, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए बाकी कोड तो सारा यही रहेगा, जस्ट ये जो कोड है प्रिंट करवाने वाला आप इसके ऊपर HTML का जो टेबल है उसको अप्लाई कर देंगे। तो उसको हम लर्न करते हैं कि हम किस तरह अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आया टेबुलर फॉर्म में, यानी इस तरह आउटपुट आए, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें कि हमारे पास एको का फंक्शन हमने कॉल किया, टेबल का ओपनिंग टैग हमने डिफाइन किया, बॉर्डर उसका 1 कर दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप बॉर्डर का एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं करते तो उसका बॉर्डर की जो वैल्यू जीरो होती है इनविजिबल होता है। अच्छा, उसके बाद ये टेबल की जो फर्स्ट रो है, ये टॉप वाली जो रो है, ठीक है, तो इसमें नेम और एज एज अ हेडिंग के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। तो टी आर का टैग है, टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो, तो ये फर्स्ट रो टी आर का ओपनिंग टैग और टी आर का क्लोजिंग टैग, सॉरी। तो ये फर्स्ट रो इसने यहाँ पे क्रिएट की। फर्स्ट रो में जो फर्स्ट सेल है, ठीक है, उसके लिए टेबल डाटा भी यूज कर सकते हैं, टीडी का टैग भी और टेबल हेड का भी। तो टेबल हेड के टैग में जो सेल आप डिफाइन करते हैं वो बोल्ड होता है उसका टेक्स्ट। तो टी एच का ओपनिंग क्लोजिंग टैग आया, उसकी फील्ड का नेम नेम है, और सेकंड आपके पास सेल है तो टी एच का ओपनिंग क्लोजिंग टैग डिफाइन किया और उसमें फील्ड का नेम एज है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी तो टेबल की फर्स्ट रो को ये डिफाइन करेगी, तो इसकी आउटपुट आपके पास ये आएगी। अगर आप यहाँ पे टी एच के बजाय टी डी का टैग यूज कर रहे होते हैं सेल को डिफाइन करने के लिए, तो तब भी इसकी आउटपुट नेम और एज ही आ रहा होता, लेकिन उस केस में वो बोल्ड ना होते। तो ये जस्ट डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद फिर लूप में हम आगे लूप में ये स्टेटमेंट माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे की तो सेम है कि रो बाय रो टेबल का रिकॉर्ड फेच करके लाएगी। तो फेच करने के बाद हमने उसको टेबुलर फॉर्म में प्रिंट करना है, यानी हम अब इस रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में दोबारा से टी आर का टैग डिफाइन किया, ठीक है, टी आर का ओपनिंग टैग, टी आर का क्लोजिंग टैग, उसमें फर्स्ट सेल के अंदर टी डी डिफाइन किया, और उसके अंदर जो डाटा टी डी का ओपनिंग क्लोजिंग टैग आया तो उसने ये वाला सेल डिफाइन किया, ठीक है। टिमी मेलोमैन का जो सेल बनता है उसको ये डिफाइन कर रहा है। तो सेल में वैल्यू क्या आएगी, एको को फंक्शन हमने लगाया डॉलर ओ इंटू नेम। तो डॉलर ओ इंटू नेम का जो वेरिएबल है उसमें जो टिमी मेलोमैन वैल्यू पड़ी होगी फर्स्ट रिकॉर्ड के केस में,
तो वो फेच करके लाया तो उसको प्रिंट कर दो। उसके बाद हमने सेल को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड सेल आता है, तो टीडी का टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग दोबारा डिफाइन किया। और इसमें क्या डाटा प्रिंट होकर आए, तो एको डॉलर ओ इंटू एज। तो फर्स्ट रिकॉर्ड में जो एज की फील्ड के में जो डाटा पड़ा होगा, ठीक है, उसको प्रिंट कर दो। तो इस केस में 23 था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये रो एंड हो गई। फिर दोबारा सेकंड रो, ठीक है। तो ये रो हमारी यहाँ पे एंड हो गई। तो ये अब जो हमने रो डिफाइन की है, ये हर रिकॉर्ड के लिए बार बार रिपीट होगी। तो इस पर्पस के लिए हमने इसको लूप में डिफाइन किया था। अगर हम इस रो को भी उठाकर इस लूप में प्लेस कर देते, तो हर रो के बाद हेडिंग आ रही होती। यानी पहली हेडिंग ये होती, उसके बाद रिकॉर्ड होता, फिर हेडिंग होती नेम एज की, फिर रिकॉर्ड होता एंड सो ऑन। तो हमें ओवरऑल टेबल की एक हेडिंग चाहिए थी। तो इसलिए हमने फर्स्ट जो रो को डिफाइन किया था, वो लूप के आउटर बॉडी में डिफाइन किया है। तो ये इस तरह ये जो था, हर एक रिकॉर्ड के लिए स्टेटमेंट रिपीट होनी थी। तो इस पर्पस के लिए हमने ये जो रो डिफाइन की है, टी आर के ओपनिंग क्लोजिंग टैग में जो रो डिफाइन हो रही है, इसको हमने लूप की बॉडी में डिफाइन किया है। तो इस तरह आपके रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है, जितने भी रिकॉर्ड्स आपके होंगे वो इस तरह टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस सेक्शन में हमने ये लर्न किया कि किस तरह हम सारा रिकॉर्ड फैच करके लाते हैं और उस रिकॉर्ड को किस तरह टेबुलर फॉर्म में प्रिंट करते हैं। तो ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है जो भी हमने डिस्कशन की है। उसके बाद ये है कि हम सिलेक्टेड रिकॉर्ड किस तरह फैच करके लाएंगे, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए आपके पास सिलेक्ट की क्यूरी है, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एग्जांपल वेयर नेम इज इक्वल टू सैंडी स्मिथ, ठीक है। तो वेयर आपके पास क्लास कहलाता है माई के अंदर, ठीक है। आप सिलेक्टेड डाटा सिलेक्ट सर्च करके रिट्रीव कर रहे हैं टेबल में से, ठीक है, जिसको आप सर्च भी कहते हैं, सर्च बाय नेम इस केस में बन जाता है, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एग्जांपल वेयर नेम इज इक्वल टू सैंडी स्मिथ, ठीक है। तो कहता है कि एग्जांपल के टेबल में नेम की फील्ड में जहां जहां पे वैल्यू सैंडी स्मिथ आ रही है, इसके इक्वल है, उसकी तमाम फील्ड्स का डाटा फेच करके लाओ, ठीक है। तो इस केस में एक ही रिकॉर्ड है जिसमें नेम की फील्ड में सैंडी स्मिथ वैल्यू आ रही है, तो ये उसको यहाँ पे फेच करके लाएगा। उसके बाद हमने माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे के फंक्शन में उसको पास किया और उस रिकॉर्ड को हमने नीचे प्रिंट कर दिया। तो ये भी आपने यहाँ पे लूप ही यूज करना है, ठीक है, जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने लर्न की है, ठीक है। ताकि अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड आपके पास ऐसे हो जहाँ पे नेम की फील्ड में सैंडी स्मिथ वैल्यू आ रही है, तो उस केस में उनको ये डील कर सके, ठीक है। तो इस केस में सैंडी स्मिथ और उसकी एज 21, तो ये रिकॉर्ड फेच करके लाना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये तो हार्ड कोडेड वैल्यू है, तो इसको हम फ्रंट एंड टेक्स्ट बॉक्स से किस तरह लाएंगे कि लेट से सर्च बाय नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो यूजर उसमें जो वैल्यू टाइप करेगा वो यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आपने डॉलर अंडरस्कोर गेट या डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट या डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट यूज करना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस फील्ड का, उस टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम आपने डिफाइन किया वो स्पेसिफाई कर देंगे। तो यूजर उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टाइप करेगा डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर आएगी और उसको फिर इस नेम की फील्ड के साथ कंपेयर करेगा। सेकंड लर्न करने का पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्यूरी के अंदर माई में इक्वल का ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो नॉर्मली तो आपके पास इक्वल का ऑपरेटर असाइनमेंट के तौर पे यूज होता है, जो ये वैल्यू है उस वेरिएबल को असाइन कर दो। लेकिन माई सीक्वल में जो इक्वल का ऑपरेटर आप क्यूरी में स्पेसिफाई करते हैं वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो इस केस में हमारे पास सेकंड केस है कि परसेंटेज का साइन। तो इससे पहले मैंने स्टैरिक बताया था, वो वाइल्ड कार्ड करेक्टर है, ठीक है। तो ऑल फील्ड्स को वो रिप्रेजेंट करता है। तो परसेंटेज भी आपके पास वाइल्ड कार्ड करेक्टर है। तो इस केस में देखें, इन MySQL there is a wildcard character percentage that can be used to search for partial matches in your database, ठीक है। the percent sign tells MySQL to ignore the text that would normally appear in place of the wildcard, for example 2
percent would match the following 20, 25 and this value and so on। अब यहाँ पे ये है कि 2% अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो इसका मीनिंग है कि हर उस रिकॉर्ड को, हर उस वैल्यू को फिल्टर करना है जिसका फर्स्ट डिजिट 2 हो, ठीक है। और उसके बाद सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट एंड सो ऑन, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में एग्जांपल में को अगर आप डिस्कस करते हैं तो कहता है कि टेबल में से वो रिकॉर्ड फेच करके ला रहा है जिन पर्सन्स की एज 20 से लेकर 29 तक है, ठीक है। तो इस केस में इसने यहाँ पे 2% स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि टेबल में एजेस जो है वो ऑलरेडी 20 से लेके 29 की तक इंसर्ट की गई हैं, तो 2% के केस में यहाँ पे ये 0 से लेकर 9 तक वैल्यू को कंसिडर करेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको 10 क्यूरीज देनी पड़ती, जहाँ पे एज 20 थी उसके लिए अलहदा, 21 के लिए अलहदा, 22 के लिए अलहदा एंड सो ऑन। तो इसमें एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर क्वेश्चन मार्क भी यूज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का मीनिंग है कि सेकंड डिजिट कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परसेंट का साइन यूज हो रहा है तो इसका मीनिंग है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो ये डिजिट्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन फर्स्ट डिजिट मस्ट 2 होना चाहिए। तो परसेंट हो गया, एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स को मैच करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन मार्क सिंगल करेक्टर्स को मैच, सिंगल करेक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एग्जांपल वेयर एज लाइक 2%, ठीक है। तो जहां पे टेबल की एग्जांपल के टेबल में जो एज की फील्ड है, ठीक है, उसमें जो वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मस्ट 2 होनी चाहिए और उसके बाद की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसका रिकॉर्ड, तमाम रिकॉर्ड फेच करके लाओ, ठीक है। तो फेच करने के बाद हमने उसको दोबारा से माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे के फंक्शन में पास किया। उसने फर्स्ट रो जो मैच हुई उसको यहाँ पे प्रिंट करवाया, सॉरी रिट्रीव करवाया, और रिट्रीव करने के बाद यहाँ पे आपने उसको प्रिंट कर दिया $O इंटू नेम और $O इंटू एज। तो इस केस में टिमी मेलोमैन की जो फील्ड थी उसमें एज आपके पास 23 अकर कर रही थी। सैंडी स्मिथ था तो उसकी एज भी 21 थी। यानी इसमें देखें, फर्स्ट एज की जो फील्ड है उसका फर्स्ट डिजिट मस्ट 2 होना चाहिए। तो ये देख लें यहाँ पे मस्ट 2 है, और सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट एंड सो ऑन वो कुछ भी हो सकते हैं। तो इस केस में इस क्यूरी ने परसेंटेज के साइन को यूज करते हुए, वाइल्ड कार्ड करेक्टर को यूज करते हुए ये डाटा फेच करके लाई। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑर्डर बाय का फंक्शन। तो माई सीक्वल में अगर आपने सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, जो डाटा फेच करके ला रहे हैं सिलेक्ट की स्टेटमेंट में, ठीक है, तो वो सॉर्ट नहीं होता है। जिस तरह से एग्जांपल में अगर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एग्जांपल, तो एग्जांपल की टेबल, एग्जांपल का जो टेबल है उसमें उसकी तमाम फील्ड का डाटा फेच करके लाओ। तो ये डाटा जो सिक्वेंशियल ऑर्डर में आ रहा होगा, टेबल के अंदर इंसर्ट हुआ होगा, ये उस तरह फेच करके लाता है, ठीक है, सिलेक्ट की स्टेटमेंट। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो डाटा फेच करके लाएं वो किसी असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो इस पर्पस के लिए आप ऑर्डर बाय का जो क्लास है वो यूज करते हैं। तो देखें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एग्जांपल और ऑर्डर बाय एज। तो एग्जांपल के टेबल की तमाम फील्ड का डाटा फेच करके लाओ, ठीक है, लेकिन उस डाटा को सॉर्ट किस केस में करना है, ठीक है, सॉर्ट किस सीक्वेंस में करना है, तो ऑर्डर बाय एज, ठीक है। तो इस केस में एग्जांपल के टेबल की तमाम फील्ड का डाटा फेच करके लाएगा लेकिन उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। और उसका सॉर्ट का क्राइटेरिया क्या होगा कि एज की फील्ड में, एज की फील्ड की बेस पे, तो एज की फील्ड में हमारा जो डाटा पड़ा हुआ है वो इंटीजर की फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 0 से लेके इंफिनिटी तक जो आपके पास वैल्यू बनती है ये असेंडिंग ऑर्डर बनता है, और इन्फिनिटी से अगर आप 0 की तरफ अप्रोच करते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा इन केस ऑफ आपके पास डिजिट्स, ठीक है। और अगर आपके पास अल्फाबेट्स की फॉर्म में डाटा उस फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है तो ए टू जी आपका असेंडिंग बनता है और जी से ए आपका डिसेंडिंग बनता है। तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय की जो क्यूरी है ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में फेच करके लाती है। तो अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा फेच करना है तो इसके साथ
ऑर्डर बाय एज, यानी फील्ड का नेम बताने के बाद स्पेस डाल के DESC का फंक्शन आपने स्पेसिफाई कर देना, कीवर्ड DESC। DESC स्टैंड फॉर डिसेंडिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तमाम फील्ड का डाटा फेच करके ला रहा है। तो लेट से मैं कहता हूँ कि फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स फेच करके लाओ। ठीक है, एग्जांपल के टेबल में लेट से 50 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो मैं फर्स्ट 50 रिकॉर्ड्स को फेच नहीं करना चाह रहा, जस्ट फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स को फेच करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्यूरी आपकी एंड हो रही है ऑर्डर बाय एज के बाद। उसके बाद स्पेस डाल के आपने लिमिट का कीवर्ड लिखना है, और उसके बाद लिमिट स्पेस आगे आप बता दें 5। तो इस केस में लिमिट स्पेस 5 मैंने स्पेसिफाई किया, इस क्यूरी के साथ अपेंड किया है। तो इस केस में एग्जाम्पल के टेबल की फर्स्ट 5 फील्ड का रिकॉर्ड फेच करके लाएगा। तो लिमिट के फंक्शन को यूज करते हुए आप बता सकते हैं कि आपको कितने रिकॉर्ड फेच करके लाने हैं। तो बाकी ये कोड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जैक्टली सेम है जो प्रीवियस अभी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो मेरा इससे ऑनवर्ड फोकस भी ये जो रेड कलर में हाईलाइट क्यूरीज होंगी उनके ऊपर होगा। तो ये उस टॉपिक का मेन कंसर्न होंगे जिसको हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेट्स से ये मैं क्यूरी स्पेसिफाई कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे सारा कोड स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो अगर मैं डेटाबेस इंजन से कनेक्ट नहीं होता और वहां पे डेटाबेस सेलेक्ट नहीं करता, तो मेरी ये क्यूरीज रन नहीं होगी। ठीक है। तो आप जिस तरह का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं डाटे को, उसमें फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, और सेकंड स्टेप ये है कि आप जिस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं वो टेबल किस डेटाबेस का पार्ट है, उस डेटाबेस को भी मस्ट आपने सिलेक्ट करना है। तो ये दो क्यूरीज मस्ट होंगी। ठीक है। ये क्यूरी आपकी डिपेंड करता है, इंसर्ट है तो इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पे आ जाएगी, सर्च है तो सर्च की आ जाएगी, सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग की क्यूरी आ जाएगी। लेकिन डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना और अप्रोप्रिएट डेटाबेस सेलेक्ट करना, ये स्टेजेस मस्ट होंगे हर एक क्यूरी के केस में। तो उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर बाय के बाद जॉइंस का टॉपिक आता है। ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं कि माई सीक्वल में जॉइंस क्या होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज होता है। तो अभी तक हम जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो सिंगल टेबल में से डाटा रिकॉर्ड जो है उसको फेच करके ला रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो वहां पे हम लर्न करते हैं कि जॉइंस क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के जॉइंस हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू।